Good morning, students. How are you? I hope you all are fine and doing well. In last video, I was discussing about the experiments which proved that DNA is genetic material, in which I have discussed the two experiments, Griffith's experiment and the experiment carried out by Avery, MacLeod and McCarthy. Now in this video, I am going to discuss the another experiment, that is Hershey and Chase experiment. And along with this, I will also discuss about the RNA world and central dogma. So let us start the class. So students, in last video we have studied about two experiments, in which one experiment was carried out by Avery, MacLeod and McCarthy, in which they proved that DNA is the genetic material, but not all biologists were convinced with their experiment. So to provide clear proof that DNA is a genetic material, two scientists, Hershey and Chase, means Alfred Hershey and Martha Chase, carried out an experiment in 1952. Now we will see that experiment, what they did to prove that exactly DNA is the genetic material. Now Hershey and Chase worked with a virus that used to infect bacteria, and the viruses which infects bacteria is called bacteriophage. Now these bacteriophage, how they infect bacteria? First of all, bacteriophages get attached to the bacteria से attach होते हैं, then they used to transfer their genetic material inside the bacterial cell. genetic material जो है उस बैक्टीरियोफेज का या उस वायरस का, वो बैक्टीरिया के अंदर जाता है, और उसके बाद दैट बैक्टीरियल सेल जिसके अंदर वो वायरस का जेनेटिक मटेरियल इंटर हुआ है, बैक्टीरियल सेल यूज टू ट्रीट दैट वायरल जेनेटिक मटेरियल एज देयर ओन. वो उस वायरल जेनेटिक मटेरियल को अपने जेनेटिक मटेरियल की तरह ट्रीट करते हैं और फिर उसे रेप्लिकेट करते हैं, जिसके बाद उस बैक्टीरियल सेल के अंदर न्यू वायरस जो है वो सिंथेसाइज होते हैं. तो बैक्टीरियोफेज पर हर्शे एंड चेज ने काम किया, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहे हैं. तो पहले उन्होंने किया क्या? द फर्स्ट थिंग दे डिड द लेवलिंग ऑफ प्रोटीन कोट एंड डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज विथ रेडियोएक्टिव ट्रेसेस और रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स. These radioactive elements are made up of atoms whose nuclei are unstable and they used to emit radiations. वो radiations release करते हैं. अब हर्शे और चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट में दो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स लिए. One was radioactive phosphorus and another was radioactive sulfur. Means radioactive sulfur 35 and radioactive phosphorus 32. Means here atomic mass of sulfur is 35 instead of 32 and atomic mass of phosphorus is 32 instead of 30. Now we will see कैसे और वायरसेस के मीन्स बैक्टीरियोफेजेस के किन पार्ट्स को हर्शे और चेज ने रेडियो लेवल किया इस रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस और सल्फर से. उन्होंने किया क्या एक्सपेरिमेंट में रेडियो लेवलिंग के लिए? जो बैक्टीरियोफेजेस थे, कुछ बैक्टीरियोफेजेस को उन्होंने ग्रो किया इन द मीडियम कंटेनिंग सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर, राइट, और कुछ बैक्टीरियोफेजेस को उन्होंने ग्रो किया उस मीडियम में जिसमें प्रेजेंट था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस. नाउ बिफोर गोइंग थ्रू द रेडियो लेवलिंग प्रोसेस, आपको दो चीज़ जाननी होगी. पहली चीज़ तो यू शुड रिमेंबर दैट जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, मीन्स जो वायरसेस होते हैं, उनका जो आउटर कवरिंग होता है, जो आउटर कोट होता है, वो प्रोटीन का बना होता है और उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है. दूसरी चीज़ कि जो प्रोटीन है उसके स्ट्रक्चर में सल्फर प्रेजेंट होता है, फॉस्फोरस नहीं होता, और डीएनए के स्ट्रक्चर में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है और सल्फर नहीं होता. अब इसके बाद देखें कि कैसे रेडियो लेवलिंग हुई. ये जो पहला मीडियम था जिसमें रेडियो एक्टिव सल्फर प्रेजेंट था, उसमें जो भी बैक्टीरियोफेजेस हैं जब वो रेप्लिकेट करेंगे आगे, जब वो अपनी नए प्रोजेनी बनाएंगे, जो कॉपीज़ बनेंगे, जो न्यू जो भी बैक्टीरियोफेजेस बनेंगे, उनकी जो प्रोटीन कोट होगी, क्योंकि प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट होता है, उनके प्रोटीन कोट में सारा रेडियो एक्टिव सल्फर जो है वो ऐड होगा. और दूसरे वाले जो मीडियम है जिसमें
रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस है, उस मीडियम में अब फर्दर डिवीज़न के बाद जो भी वायरसेस, जो भी बैक्टीरियोफेजेस वो ग्रो होंगे या बनेंगे, सारा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो है उनके डीएनए में ऐड होगा, क्योंकि फॉस्फोरस डीएनए में ही होता है, प्रोटीन कोट में नहीं। अब ये रेडियो लेवलिंग हो गई। रेडियो लेवलिंग के बाद क्या होगा, ये जो फर्स्ट मीडियम में जो भी रेडियो एक्टिव सल्फर से लेबल्ड वायरसेस हैं, उनको अब हम डालेंगे एक कल्चर में जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, और दूसरे वाली मीडियम जो है जिसमें रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस से लेबल्ड डीएनए है जिन बैक्टीरियोफेजेस के अंदर, उन बैक्टीरियोफेजेस को भी हम दूसरे कल्चर में डालेंगे जिसमें बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। अब होगा इस एक्सपेरिमेंट का दूसरा स्टेप। पहला तो लेवलिंग था, अब दूसरा स्टेप है इन्फेक्शन। अब ये जो बैक्टीरियोफेजेस हैं, इन दोनों ही कल्चर्स में ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे मीन्स उससे अटैच होंगे, और उसके बाद जो इनका जेनेटिक मटेरियल है इन बैक्टीरियोफेजेस का, वो निकल कर इन बैक्टीरियाज के अंदर एंटर करेगा। बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं और बहुत सारे बैक्टीरियोफेजेस हैं, तो सारे जो बैक्टीरियोफेजेस का जेनेटिक मटेरियल उन सारे बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप इज़ ब्लेंडिंग, मीन्स बहुत एक ब्लेंडर में स्पीडली एजिटेट करेंगे, बहुत ज़ोर से जो है मिक्स करेंगे या एजिटेट करेंगे इस मिक्सचर जिसमें बैक्टीरिया जो है वो इन्फेक्टेड है बैक्टीरियोफेजेस से। तो ये जैसे ही एजिटेशन होगी, ब्लेंडिंग होगी ब्लेंडर के भी अंदर, तो ये जो भी प्रोटीन कोट, अब क्योंकि इन वायरसेस डीएनए जो है वो बैक्टीरिया में एंटर कर चुका है, तो अब वायरसेस जो है उनके पास क्या है, सिर्फ प्रोटीन कोट, खाली प्रोटीन कोट। तो ये सारे के सारे प्रोटीन कोट जो है उस ब्लेंडिंग के वजह से अलग हो जाएंगे, राइट। तो अब उस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है प्रोटीन कोट वायरसेस का, और वो बैक्टीरिया जिसके अंदर उन वायरस के डीएनए एंटर कर चुके हैं। अब इसके बाद का स्टेप है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है जिसमें जो टेस्ट ट्यूब्स है, ये देख रहे हैं, ये जो टेस्ट ट्यूब्स हैं जिसमें ये सॉल्यूशन प्रेजेंट है। कौन सा सॉल्यूशन? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बैक्टीरियोफेजेस जो वायरसेस है उनका प्रोटीन कोट है, और बैक्टीरियाज हैं जिनके अंदर उन वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल है। तो इन्हें, इस टेस्ट ट्यूब को उस सेंट्रीफ्यूज मशीन में स्पीडली रोटेट करेंगे, तो उस प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। जैसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन होगा तो होगा ये, उस हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन में होता ये है कि जो सॉल्यूशन है उसमें जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं टेस्ट ट्यूब में, और सेटल डाउन होकर के नीचे वो बनाते हैं पैलेट, और जो भी हल्के, जो भी लाइट मटेरियल है वो ऊपर लिक्विड में, सुपरनेटेंट में प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पर। ओके, तो ये जो मिक्सचर जिसे हमने सेंट्रीफ्यूज किया उसमें दो चीज़ें थी, एक तो बैक्टीरिया और एक प्रोटीन कोट जो था वो वायरसेस का। तो जो प्रोटीन कोट है, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है, नो जेनेटिक मटेरियल नथिंग, तो प्रोटीन कोट जो है इस मिक्सचर का लाइट पार्ट है, और जो बैक्टीरिया है इस मिक्सचर के हैवी पार्ट है। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन होगा तो होगा ये कि जो बैक्टीरिया, हैवी बैक्टीरिया विल सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हैवी बैक्टीरिया विल सेटल डाउन इन द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब which will form the pellet, and the light protein coat will remain in the supernatant, liquid में वो present रहेगा ऊपर, जो protein coat है bacteriophages का। Now after that Hershey and Chase analyzed both supernatant and pellet और supernatant दोनों को उन्होंने analyze किया। Then they found that bacteriophages with labeled protein, जो सल्फर, हमने रेडियो एक्टिव सल्फर यूज़ किया था प्रोटीन कोट को लेबल करने के लिए, दैट बैक्टीरियोफेजेस कंटेनिंग द लेबल प्रोटीन डिड नॉट मेक द बैक्टीरिया लेबल्ड। मीन्स जो पहला वाला सॉल्यूशन है जिसमें उन्होंने प्रोटीन को लेबल किया था ये जानने के लिए कि क्या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है या नहीं, तो उन्होंने देखा कि जो प्रोटीन है, जो लेवलिंग है, वो तो वायरसेस के प्रोटीन कोट में ही रह गई। अगर वो जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करती तो वो रेडियो एक्टिव लेवलिंग जो है वो बैक्टीरिया के अंदर होती,
मीन्स वो प्रोटीन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर चुका होता और वो बैक्टीरिया रेडियो लेवल्ड होता, बट जो सारी रेडियो एक्टिविटी थी वो सुपरनेटेंट तक ही रिस्ट्रिक्टेड रह गई, मीन्स वो वायरस के प्रोटीन कोट में ही रह गई और बैक्टीरिया के अंदर कुछ भी एंटर नहीं हुआ, ठीक है, और बैक्टीरिया में किसी तरह की कोई चेंजेस नहीं आई। तो इससे ये कंफर्म हुआ कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं कर रहा। अगर कोई भी मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल होता है तो वो ऑर्गेनिज्म के अंदर एंटर करता है और कहीं ना कहीं वो उस ऑर्गेनिज्म में चेंजेस लाता है, बट यहाँ बैक्टीरिया में कोई चेंजेस नहीं हुई उस बैक्टीरियोफेजेस की वजह से। अब सेकेंड कल्चर में उन्होंने देखा, मीन्स सेकेंड सॉल्यूशन में, वेयर द बैक्टीरियोफेजेस वेर लेबल्ड विद द रेडियोएक्टिव डीएनए, मीन्स जिन बैक्टीरियोफेजेस का डीएनए रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस की वजह से रेडियो एक्टिव हुआ था, रेडियोएक्टिव डीएनए वॉज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बैक्टीरिया, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया थे वो रेडियो एक्टिव हो गए और सारी रेडियो एक्टिविटी जो थी वो पेलेट में थी। सारी रेडियो एक्टिविटी पेलेट में होने का मतलब सारे के सारे बैक्टीरियाज जो थे वो रेडियो एक्टिव हो गए। पहले वो रेडियो एक्टिव नहीं थे, मगर जो बैक्टीरियोफेजेस जिनके पास रेडियो एक्टिव डीएनए थी, वो डीएनए जब बैक्टीरिया में एंटर हुआ तो वो सारे बैक्टीरिया चेंज हो गए, ट्रांसफॉर्म हो गए और वो सारे के सारे बैक्टीरिया रेडियो एक्टिविटी शो करने लगे और सुपरनेटेंट में किसी भी तरह की कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। जो एम्प्टी कैप्सिड था, जो प्रोटीन कोड था, उसमें कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। तो ये शो करता है कि डीएनए जो है एग्जैक्टली जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा था, जिसने बैक्टीरिया को चेंज कर दिया, उससे ट्रांसफॉर्म कर दिया एक टाइप से दूसरे टाइप में, मीन्स नॉर्मल से रेडियो एक्टिव में, और ये हुआ सिर्फ और सिर्फ डीएनए की वजह से। एंड दिस प्रूव्स दैट डीएनए इज एग्जैक्टली द जेनेटिक मटेरियल। सो स्टूडेंट्स, 3 एक्सपेरिमेंट्स हुए। फिफ्थ एक्सपेरिमेंट, जिसे हम ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, इसके बाद experiment carried out by Avery, MacLeod and McCarthy, and lastly the third experiment was carried out by Hershey and Chase, and with all these it was proved that DNA is a genetic material. But yes, after Hershey and Chase experiment, some scientists also observed that some viruses have RNA as a genetic material, like tobacco mosaic virus or another bacteriophages used to have RNA as a genetic material. So RNA और DNA दोनों ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर सकते हैं, बट मेनली ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में DNA used to work as a genetic material. Now we will see some chemical difference between DNA and RNA. The first difference between DNA and RNA is that the sugar molecule used in DNA is deoxyribose sugar, and in RNA ribose sugar is present. Second difference is that the nitrogenous bases. The 4 nitrogenous bases in DNA is adenine, guanine, cytosine and thymine, and the 4 nitrogenous bases in RNA is adenine, guanine, cytosine and uracil. Now next difference is that DNA is more stable genetic material and RNA is less stable genetic material. और क्योंकि डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है, दैट्स वाई डीएनए यूज टू अंडरगो लेस म्यूटेशन, कम म्यूटेशन होता है, इसमें कम वेरिएशंस आते हैं, बट आरएनए स्टेबल नहीं होता, इस वजह से म्यूटेशंस आरएनए में ज़्यादा आते हैं, वेरिएशंस जो अनवांटेड चेंजेस है वो आरएनए में ज़्यादा आते हैं. Now next is the requirements of genetic material. Means if a molecule which used to act as a genetic material must have some particular characteristics. The first thing that if any material or if any molecule is acting as a or working as a genetic material should able to generate its replica, means should able to replicate, अपनी कॉपीज बनाने की कैपेबिलिटी उसमें होनी चाहिए. द सेकेंड थिंग इज, सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो भी मटेरियल, जो भी मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल की तरह काम कर रहा है, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स. मीन्स कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स इस जेनेटिक मटेरियल से एक्सप्रेस होना चाहिए, राइट. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट जेनेटिक मटेरियल शुड provide scope for slow or sudden changes or mutations. जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं
उनमें कुछ स्लो या सडन चेंजेस या म्यूटेशन का स्कोप भी होना चाहिए। कभी कभी ये अचानक या स्लो चेंजेस होने की गुंजाइश जिसे कहते हैं वो जेनेटिक मटेरियल में होनी चाहिए ताकि इवोल्यूशन हो सके, क्योंकि इवोल्यूशन जो है इसी सडन और स्लो म्यूटेशंस या चेंजेस जो जेनेटिक मटेरियल में होते हैं उन्हीं की वजह से होता है। तो इवोल्यूशन भी एडेप्टेशन के लिए रिक्वायर्ड है। So there should be some scope of mutation in genetic material. Now the last and the important one, stability. Genetic material should be stable. अभी RNA और DNA के डिफरेंस में हमने देखा कि DNA is more stable and RNA is less stable. तो DNA इसी वजह से ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में it used to work as a genetic material. तो स्टेबिलिटी, क्यों RNA कम स्टेबल है और DNA ज़्यादा स्टेबल है? इसका सबसे पहला कारण ये है, RNA contains हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन राइबोस शुगर एट 2' कार्बन। जो सेकेंड कार्बन है आरएनए के राइबोस शुगर में, वहाँ हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है एंड दिस मेक्स RNA very much reactive because that 2' हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज़ हाईली रिएक्टिव और इस वजह से RNA आसानी से डिग्रेड हो जाता है। तो इस वजह से RNA स्टेबल नहीं है। द सेकेंड थिंग कि स्टेबिलिटी में ही जो दूसरी चीज़ है कि DNA स्टेबल इस वजह से है ज़्यादा बिकॉज इट कंटेन्स 2 स्ट्रैंड्स, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, और RNA के पास सिर्फ एक स्ट्रैंड होता है। अगर DNA किसी भी टेम्परेचर या pH चेंज की वजह से मे बी इट गेट्स सेपरेटेड, अगर वो सेपरेट हो भी जाए तो when it gets DNA gets appropriate conditions again, then the 2 separated strands used to rejoin again, फिर से वो rejoin हो जाते हैं और DNA का स्ट्रक्चर फिर से वापस से वैसा ही हो जाता है। बट RNA क्योंकि वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, कोई भी टेम्परेचर का चेंज या pH का चेंज उसे कम्प्लीटली डिग्रेड कर देता है और वापस RNA कवर नहीं हो पाता। और दूसरी चीज़ ये है कि RNA जो है वो कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। मीन्स RNA के पास एक प्रॉपर्टी होती है दैट इट कैन वर्क एज एंजाइम्स ऑल्सो। वी विल स्टडी दैट इन फर्दर टॉपिक्स। तो ये एंजाइम्स की तरह भी काम करते हैं, दैट्स वाई दे आर रिएक्टिव और ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसके साथ साथ RNA में म्यूटेशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो यू कैन सी कि ये 4 रीजंस जो हैं, ये इन 4 रीजंस की वजह से जो आप देख सकते हैं DNA इज़ केमिकली लेस रिएक्टिव, वो लेस रिएक्टिव होता है केमिकली RNA के मुकाबले और स्ट्रक्चरली वो स्टेबल ज़्यादा होता है कंपेयर टू RNA। देयरफॉर अमॉन्ग द 2 न्यूक्लिक एसिड्स DNA एंड RNA, DNA is the better genetic material. Now next we will see RNA world. RNA world means here in this topic you will get to know that exactly at the beginning only RNA was present, no DNA and no protein was present. Why? Because RNA was a first genetic material. Now enough evidence is there to suggest that RNA was the first genetic material. और RNA जो जेनेटिक मटेरियल के तरह काम कर रहा था, वो साथ ही साथ इट ऑल्सो कंटेन्ड अ एंजाइम एक्टिविटी, वो कैटलिस्ट की तरह भी काम कर रहा था। मीन्स RNA जेनेटिक मटेरियल भी था और RNA जो एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं उनकी तरह एंजाइम्स की तरह भी काम कर रहा था। मीन्स जो शुरुआत में एट द स्टार्टिंग सिर्फ RNA ही था जो जेनेटिक मटेरियल भी था और एंजाइम्स भी था। दैट्स वाई उस वक्त के जो भी मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर वर्ल्ड की बात करें तो क्योंकि हर काम RNA ही कर रहा था, जेनेटिक मटेरियल भी RNA और एंजाइम्स भी RNA, दैट्स वाई उस वक्त के वर्ल्ड को हम RNA वर्ल्ड कहते थे क्योंकि सिर्फ RNA प्रेजेंट था। बट क्योंकि RNA जो है कैटलिस्ट की तरह भी काम कर रहा था, दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच रिएक्टिव, क्योंकि वो एक एंजाइम्स का फंक्शन कर सकता है तो वो रिएक्टिव है और इस वजह से वो अनस्टेबल है। तो ड्यूरिंग इवोल्यूशन RNA अंडरगॉन सम केमिकल मॉडिफिकेशन, RNA में कुछ केमिकल मॉडिफिकेशंस हुए और उसके बाद जो है DNA एग्जिस्टेंस में आया और DNA ज़्यादा स्टेबल था। तो फर्दर सारे ऑर्गेनिजम्स, मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स में DNA जो है वो जेनेटिक मटेरियल की तरह वर्क करने लगा। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल डोगमा. दिस सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी exactly describes the 2-step processes, that is transcription and translation.
by which the information in genes flows into the protein. Hence, कैसे जीन्स में जो इन्फॉर्मेशन है उसे प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है 2 स्टेप में, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन में. यू कैन सी इन द डायग्राम दैट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द कॉपी ऑफ डीएनए, जो डीएनए अपनी खुद की कॉपी बना रहा है, डुप्लीकेट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रेप्लिकेशन. जब डीएनए अपनी खुद की कॉपी बनाए उसे हम कहेंगे रेप्लिकेशन. फिर डीएनए से आरएनए के सिंथेसिस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन फ्रॉम आरएनए, आरएनए से प्रोटीन के फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन. तो ये डीएनए से आरएनए जो है उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. एक और प्रोसेस होता है, आरएनए से वापस डीएनए भी बन सकता है. ओके, आरएनए से वापस डीएनए भी बन सकता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, और अगर उल्टा आरएनए से वापस डीएनए बने तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन. सो दिस इज द सेंट्रल डोगमा. तो मेन इसका जो स्टेप है सेंट्रल डोगमा का, दैट इज formation of DNA to RNA and RNA to protein, and which is called as transcription and translation respectively. So students, that's all for this video. In next video I will discuss about replication of DNA. Till then, stay home, stay safe, use mask, use sanitizer and maintain social distancing. Have a nice day.